दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। विशु 6 महीने बाद में घर लौटता है, जहां वो अपनी माँ सुमन को आवाज लगाते हुए बोलता है, माँ यहाँ आओ, देखो मैं आ गया और मेरे साथ कोई और भी है, जल्दी आओ और आरती की थाली भी लाना। सुमन आरती की थाली लेकर आती है और अपने बेटे को देखकर उसकी आरती उतारने लगती है। इतने में विशु उसे रोकते हुए बोलता है, अरे माँ, मेरी नहीं, अपनी बहू की आरती उतारो। इशिका, अंदर आ जाओ। अरे ये कौन है? तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली? यही संस्कार दिए थे क्या मैंने तुझे? माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इशिका से प्यार करता था, इसीलिए सीधा उसको शादी करके घर ले आया। ठीक है, अब ले ही आया है तो क्या ही कर सकते हैं। आओ बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। थैंक यू सासू माँ। बहू, तेरे घर में सास के पैर छूने का रिवाज नहीं है क्या? अरे माँ ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा कि सास के पैर छू के उसका आशीर्वाद लेना कितना जरूरी होता है? ओ माँ जी, ये पैर छूना तो ओल्ड फैशन है। आजकल की बहुएं तो गले मिलती हैं, और वैसे भी मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि किसी की इज्जत झुक के नहीं बल्कि उसको बराबर का सम्मान दे के की जाती है। इशिका अपनी सास के गले लगने के बाद आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और उसके जाते ही सुमन अपने बेटे से बोलती है, बेटा, ये कैसी बहू लेकर आया है? अरे घरेलू है भी या नहीं? पता नहीं घर का कोई काम आता भी है या नहीं, या फिर बहू के होते हुए भी मुझे ही सब करना पड़ेगा। अरे माँ, घरेलू का पता नहीं, लेकिन फैशन करने में नंबर 1 है। आप देखना, आपको भी फैशन करना सिखा देगी। इशिका के आने के बाद घर में काफी बदलाव आ गए थे। जैसे अब खाना हाथ से ना खाकर फोक और स्पून से खाया जाता। कपड़ों की खरीदारी लेटेस्ट फैशन को ध्यान में रखकर ही की जाती। ऐसे ही एक दिन इशिका सोफे पर बैठी नेल पेंट लगा रही होती है। तभी वहाँ सुमन आकर बोलती है, बहू, जरा बर्तन धो दे और थोड़े से कपड़े भी हैं, वो भी धो दियो। सासू माँ माफ करना, लेकिन कपड़े धोने बर्तन धोने से मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, और मैंने अभी अभी बहुत अच्छा नेल पेंट लगाया है, सो प्लीज आप ये सब खुद देख लो। वाह जी वाह, यानी मेरा बेटा तुझे इस घर में आराम करने के लिए और ये लीपा पोती करने के लिए लेकर आया है। तो सासू माँ, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी थोड़ी। अरे घर का काम करने से मेरी ब्यूटी खराब हो गई तो? मैं जो इतने सालों से इस घर में काम कर रही हूँ, मेरी ब्यूटी तो खराब नहीं हुई, और तेरी खराब हो जाएगी। चाइना का माल है क्या? सासू माँ, लुक एट यू, कितने डार्क सर्कल है आपके। अरे ध्यान रखते तो ऐसे थोड़ी ना होता, मेरे जैसी जवान दिखती। इशिका सुमन को पार्लर लेकर जाती है, जहां उसका मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल सब करवाती है और अपनी सास को मीना कुमारी से ऐश्वर्या राय बना देती है। ये सब करवाने के बाद दोनों सास बहू घर वापस आती हैं, जहां सुमन खुद को शीशे में निहारती हुई बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो मेरी जवानी के दिन याद दिला दिए। पता है, जब मैं ऐसे बन ठन के बाहर निकलती थी ना, तो मोहल्ले के सारे लड़के मेरे दीवाने हो जाते थे। सासू माँ, तभी तो बोलती हूँ कि अपने आप को फैशन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए। अगर हम दोनों पूरा दिन इसी सब में लगे रहेंगे तो घर का काम कौन करेगा? सासू माँ, एक काम करते हैं ना, घर का काम करने के लिए एक मेड रख लेते हैं। इशिका के कहने पर सुमन घर का काम करने के लिए गंगू नाम की एक काम वाली रख लेती है, जिसके बाद दोनों सास बहू पूरा दिन फैशन में लगी रहती। एक शाम को सुमन की पड़ोसन विमला उनके घर आती है और सुमन का बदला हुआ रूप देखकर बोलती है, अरे सुमन बहन, कोई पार्टी वार्टी में जा रही हो क्या? बड़ी बदली बदली लग रही हो। एक्चुअली विमला, मेरी बहू बहुत फैशनेबल है, तो उसी का असर है। अरे वाह, अंग्रेजी बोलना भी सीख गई। वैसे तुम्हारी बहू फैशन के सिवा और कुछ भी करती है या नहीं? इंसान को जो काम आता है उसे वही करना चाहिए। मेरी बहू को फैशन करना आता है तो वो वही करती है, और बाकी कामों के लिए हमने काम वाली रख रखी है। वाह वाह, बहुत मॉडर्न हो गई हो सुमन बहन। सही बहू लाई हो, पूरे घर की काया ही पलट कर रख दी है। विमला सुमन से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ इशिका आती है और विमला को देखकर बोलती है, अरे विमला आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बहू, तू कैसी है? आई एम सुपर फाइन। अच्छा, आपने कुछ लिया? I mean, चाय, कॉफी, वाइन, समथिंग? तुम घर में आने वाले लोगों को नशा करवाती हो क्या? ओ आंटी जी, ये नशा नहीं होता,
आजकल ये सब कुछ पूछना बहुत नॉर्मल है। इट्स फैशनेबल। नहीं नहीं बेटा, हमें नहीं है ऐसे फैशन की आदत। अच्छा सुमन बहन, चलती हूँ अब। विमला वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। कुछ देर बाद में विशु घर वापस आता है और इशिका को बोलता है, ईशु बेबी, बहुत भूख लगी है, कुछ बना दो खाने को। बेबी, मुझे किचन में जाते ही चक्कर आने लगते हैं। यू नो ना, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। फिर मैं खाऊंगा क्या? माँ को तो तुमने इतना मॉडर्न बना दिया है कि उनकी आए दिन किटी पार्टी ही खत्म नहीं होती और तुम खुद कुछ करती ही नहीं हो। अरे तुम क्या जानो कि मैं पूरा दिन क्या क्या करती हूँ? बताना जरा क्या करती हो। ना तुमको रोटी बनानी आती, ना कोई सब्जी, फिर करती क्या हो? मैं तैयार होकर वीडियो बनाती हूँ, सेल्फी लेते वक्त अलग अलग पोज बनाती हूँ, अपने फेस का ध्यान रखती हूँ, फेशियल करती हूँ, ब्लीच करती हूँ। उफ, मैं कितना काम करती हूँ, फिर भी तुम कहते हो कि मैं कुछ नहीं करती। ओ मेरी जान, मेरी दिलरुबा, शादी के बाद एक लड़की के काम होते हैं घर की साफ सफाई करना, अच्छा खाना बनाना, पति की सेवा करना। तौबा तौबा, मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे पहले ही बता देते कि तुम्हें काम वाली बाई पसंद थी। दोनों की बातें सुनकर गंगूबाई बोलती है, ए साहब, मैं शादीशुदा है तो प्लीज ये लाइन वाइन मारने का नहीं मेरे ऊपर। मेरे 2 बच्चे क्या सोचेंगे? उनकी माँ अपने मालिक को ही पापा बना लाई। गंगूबाई, पागल हो क्या? मैंने कब आपके ऊपर लाइन मारी? मारी नहीं है, लेकिन मेम साहब अभी बोल रही थी ना, आपको काम वाली बाई पसंद है, इसलिए मैं बोली। गंगूबाई की बात सुनने के बाद इशिका जोर जोर से हंसती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजती है। गंगूबाई दरवाजा खोलती है तो सुमन एक आदमी के साथ अंदर आती है। विशु अपनी माँ को एक अनजान आदमी के साथ देखकर बोलता है, माँ ये कौन है? बेटा, ये तेरे नए पापा हैं। वो क्या है ना, आज मैं किटी पार्टी में गई थी तो मुझे वही मिले थे। इनको मुझसे पहली नजर वाला प्यार हो गया और फिर हमने मंदिर में शादी कर ली और हम यहाँ आ गए। पर माँ, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे बेटा, मैं आज तक बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा अनजान थी। बहू ने मुझे बदला, रसोई से बाहर निकालकर उसने मुझे समझाया कि कैसे खुद को टाइम देते हैं। और वैसे भी बेटा, ट्रेंड के साथ साथ बदलना चाहिए। शादी के लिए कोई उम्र नहीं होती और प्यार आपको किसी भी उम्र में हो सकता है। अपनी माँ की ये बात सुनकर विशु गुस्से से इशिका को देखकर बोलता है, बना दिया माँ को कूल। तुमको ना मैं छोड़ूंगा नहीं। रुको, तुम्हारा सारा फैशन निकालता हूँ। विशु इशिका के पीछे भागता है। ये देखकर सुमन अपने नए पति पंकज से बोलती है, अरे बेबी, इनका तो रोज का है, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। सुमन भी अपने नए पति पंकज के साथ अपने कमरे में चली जाती है और ये सारा ड्रामा देख रही गंगूबाई बोलती है, एगो माई, इधर का तो माहौल ही बड़ा भयंकर है। मालकिन तो नया पति ही ले आई। मैं तो चली अपने घर, कहीं मैं भी ना अपने मर्द को भूल जाऊं। प्रीति एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन वो काफी बदतमीज थी। उसे बचपन से ही अपने पिता ब्रिजेश की देखा देखी पान खाने की बुरी लत थी। वो पान को खाकर यहाँ वहाँ उसे थूकती रहती थी, जिससे उसके आसपास के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ कल्याणी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, ए लड़के, कहाँ है तू? जरा यहाँ आ, हमको तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे कहाँ सुबह सुबह इतना गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? कोई ना पताल लोक में थोड़ी ना है। तभी प्रीति अपने मुंह का पान पास के गमले में थूक देती है, जिसे देख कल्याणी बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है, हाय हाय, एक तुम और तुम्हारे पिता, हम तुम्हें इतनी बार समझा चुके हैं कि यूँ इधर उधर पान ना थूका करो, लेकिन तुम्हें तो कोई बात माननी ही नहीं होती। क्या बात है? जो बोलना है ना साफ साफ बोलो, खामखा के सिरदर्दी मत चढ़ाओ। अब तुमसे बात करने के लिए हम अपना इतना महंगा पान खराब करें? ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखे हैं। कल आ रहे हैं लड़के वाले तुम्हें देखने, समझ गई? तो थोड़ा बंठन कर रहना उनके आगे। अरे हमको नहीं करनी कोनो शादी वादी। चुप करो तुम, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, अभी नहीं करोगी तो क्या बुढ़ापे में करोगी? तभी वहाँ प्रीति के पिता चलकर आ जाते हैं। देखिए बाबूजी, माँ जी हमारी शादी की बात कर रही हैं और हमें नहीं करनी कोई शादी। अरे तो क्या हुआ, मिल लो एक बार।
हमने सुना लड़का बहुत ही सुंदर है और पैसे वाला भी, समझी? पैसों वाला सुनते ही प्रीति खुश हो जाती है और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन उसकी माँ का पसंद किया हुआ लड़का विजय अपनी माँ सरला के साथ उसके घर उसे देखने आता है। ब्रिजेश और कल्याणी दोनों मिलकर उनका स्वागत करते हैं। अरे बहन जी, आ गई आप? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं भाई साहब, हम बहुत आराम से पहुँचे हैं। वो लोग अंदर जाकर बैठ जाते हैं और आपस में बात करते हैं। सरला उन्हें कहती है, अरे बहन जी, जरा अपनी बिटिया को तो बुलाइए, जरा उसे भी देख लें। अरे बहन जी, काहे नहीं, अभी बुला देते हैं। अरे प्रीति, जरा यहाँ तो आओ। तभी सामने से तैयार होकर हाथ में चाय नाश्ता लिए प्रीति आती है, जिसे देख विजय को उससे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और सरला भी उसकी तारीफ करती है। आए हाय बहन जी, अजी आपकी बेटी तो एकदम सुंदर है। इसका सुंदर सा चेहरा, मोटी मोटी आँखें और लाल लाल होठ, वाह क्या कहना बहन जी। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। अरे वाह, फिर तो हम रिश्ता पक्का समझे, है ना बहन जी? अरे हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। दोनों परिवारों की तरफ से उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रीति अपने ससुराल में सबको अपने हाथ के बने अलग अलग तरीके के पान बनाकर खिलाने लगती है और खुद भी बड़े मजे से खाती है। लेकिन उसकी सास सरला को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि प्रीति घर के अंदर कहीं न कहीं पान की पिचकारी निकाल दिया करती थी, जिससे पूरा घर गंदा रहता था। सरला इन सब से परेशान हो जाती है और ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? तनिक इधर तो आओ फुर्ती में। अरे आ रहे हैं, काहे पूरा घर सिर पर उठा लिए? अरे ओ बहू, हमें ये तुम्हारा पान बनाकर दूसरों को खाना और खिलाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अरे तुम ये सब बंद कर दो, इसकी वजह से हमारी खानदान में बहुते बेइज्जती होती है। देखिए माँ जी, बात ऐसी है कि हमें पान खाना बहुत पसंद है। अगर आपको इससे कोई तकलीफ है ना, तो हम ये खाना नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी तकलीफ छोड़ दीजिए। अरे तू पान खाना छोड़े या ना छोड़े, लेकिन कम से कम इस घर की दीवारी को तो बख्श दे। देख, तेरी पान की पिचकारियों से कितना लाल हो गया है। तो पान कहाँ थूके? आपके मुंह पर। साला पता नहीं दोनों बात की दिक्कत है इनको। ये बात बोलकर प्रीति वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी सास आग बबूला हो जाती है। शाम को जब विजय ऑफिस से घर आता है, तब उसकी माँ उसे सब बताती है, जिसे सुनने के बाद वो अपनी बीवी प्रीति के पास जाता है। प्रीति, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ? काय चिल्ला रहे हैं? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, बस हमारे घर की दीवारें और गमले छोड़कर उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। कहाँ विजय, तुम भी आते ही शुरू हो जाते हो, मतलब बताइए। अरे जरा घर की सफेद दीवारों को देखो, जो कि अब सारी लाल हो गई हैं। वही ये गमले, इन पर हरे रंग के पत्ते खिले हुए थे और अब कौन इन्हें हरा कहेगा? हाँ तो एक काम करते हैं ना, पान खाकर आपकी जेबा में थूक देते हैं और मुंह पोंछ लेंगे माँ जी की साड़ी से। कमाल करते हैं आप भी विजय जी। एक कानपुरिया को पान खाने से मना कर रहे हैं। अब हमारी बात सुन लीजिए, हम ऐसे ही पान खाएंगे और ऐसे ही थूकेंगे, समझ गए आप? ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। प्रीति अब और भी ज्यादा बदतमीजी पर उतर आती है और अपने ससुराल वालों को परेशान करने लगती है। हार कर जब पानी सर के ऊपर चला जाता है, तो विजय और उसकी माँ सरला अपनी बहू को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। वो लोग खुद भी पान खाना शुरू कर देते हैं। वो लोग प्रीति के कमरे में जाकर पान थूकने लगते हैं और उसी के कपड़ों से मुंह पोंछने लग जाते हैं। प्रीति अपने पति और सास की ऐसी हरकतों से बहुत परेशान होती है और उनसे पूछती है, माँ जी, ये सब क्या है?
आप दोनों ने हमार कमरे में आकर पान थूका, हमार कपड़न ते मुंह पोछा, इका बकलोलबाजी लगा रखी है। अरे तूने ही तो कहा था कि तू नहीं सुधरेगी, इसीलिए हमने भी खुद को तेरे रंग में ढाल लिया और तेरी जैसी ही हरकतें करने लग गए। क्यों, कोई तकलीफ है क्या तुझे? तकलीफ काहे नहीं होगी हमका, हमार कमरा गंदा कर दिया, हमार सब कपड़े गंदे कर दिए और हमका ही तकलीफ नहीं हो, हमका कोनो आराम मिलेगा क्या ये सबसे? अब पता लगा कि कैसा लगता था हमें। जब तुम पूरे घर में पान की पिचकारी मारकर हमारे कपड़ों से पोंछती हो तब। हमारी इज्जत और प्राइवेसी तुम्हारे लिए मजाक थी ना। प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन दोनों से माफी मांगती है। हमका माफ कर दीजिए माँ जी। विजय जी, हमसे बहुत भारी मिस्टेक हो गई, हमको अपनी गलती का एहसास है। ठीक है, वादा करो तुम ये पान खाना छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हाँ वादा, पान का पिचकारी की कसम। अरे लेकिन ये घर की साफ सफाई कौन करेगा? ये हम करेंगे माँ जी, गंदा हमने किया है तो साफ भी हमें कर देंगे। प्रीति पूरे घर के पान के दाग साफ करती है, साथ ही साथ अपनी पान खाने की बुरी लत भी पूरे तरीके से छोड़ देती है, जिसके साथ वो घर की सफाई का पूरा ख्याल रखती है और घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। नेहा एक बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो घर के हर काम में बहुत ही गुणवान थी। वो अपनी मम्मी चंपा और पापा हितेश के साथ रहती थी। नेहा को नए नए हेयर कट करवाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन नेहा स्पा में बैठी यूनिक हेयर स्टाइल की मैगजीन देख रही थी। उसमें अलग अलग तरह के न्यू हेयर कट्स थे, जैसे कि लेजर कट, बॉब कट, मल्टीपल लेयर कट, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, पिक्सल कट। तो उनमें से वो एक ब्लंट कट करवा कर घर आ जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ गुस्से से तिलमिला जाती है और बोलती है, अरे नेहा, ये क्या करवा लिया तूने अपने बालों का? हाँ माँ, तो क्या हुआ, आजकल नए नए हेयर कटिंग ट्रेंडिंग है। अरे बेशरम, नालायक, बदतमीज, बाल औरत का सिंगार होते हैं और तू परचंडे उड़ा के घूम रही है। और प्लीज माँ, आपको क्या पता स्टाइल के बारे में, आप तो हमेशा बोरिंग सा एक ही हेयर स्टाइल बना कर रखती हो। मेरे साथ चलो, आपको भी ना नया हेयर कट दिलवा देती हूँ। दफा हो यहाँ से, निकम्मी कहीं की। वक्त बीतता जाता है और थोड़े ही दिन बाद नेहा फिर से दूसरा हेयर कट करवा लेती है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त स्नेहा के साथ एनिमल पार्क घूमने जाती है। घूमते घूमते वो दोनों साथ ही खाते पीते भी हैं और जानवरों के साथ सेल्फी भी लेते हैं। अचानक वो दोनों थक कर एक पार्क में बनी झील के पास बैठ जाते हैं। स्नेहा आइसक्रीम लेने चली जाती है और नेहा फिर से सेल्फी लेना शुरू कर देती है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो झील में गिर जाती है। साथ ही मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगती है, कोई है? प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं डूब जाऊंगी, प्लीज। नेहा की आवाज सुनकर सम्राट नाम का एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का उसकी मदद करने के लिए झील में कूद जाता है और उसकी जान बचाता है। साथ ही उसे अपनी बाहों में उठाकर झील से बाहर निकाल लाता है। थैंक यू सो मच, आप ना होते तो मैं तो बिना टिकट के ऊपर ही पहुंच जाती आज। अरे अरे कोई नहीं, आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सम्राट है। यहाँ मैं पार्क घूमने आया हूँ क्योंकि मुझे जानवर बहुत पसंद है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आप पहन लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी आपको। वाह, ये कितना केयरिंग और हैंडसम है और कितना प्यारा है। अरे कहाँ खो गई? नहीं कहीं नहीं, चलिए मिलकर पार्क घूमते हैं। जी जी क्यों नहीं, चलिए। दोनों काफी देर तक पार्क में घूमते हैं और साथ ही कॉफी भी पीते हैं। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही उनकी बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है।
वो दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों अपने दिल की बात बताने के लिए एक दूसरे को सीसीडी में बुलाते हैं। नेहा एक बहुत ही प्यारी सी येलो कलर की ड्रेस पहनकर वहाँ आती है। वाओ नेहा, यू लुकिंग सो मच ब्यूटीफुल लाइक अ येलो रोज। थैंक यू सो मच। वैसे तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या बात करने के लिए बुलाया है आज यहाँ? शायद तुम जानती हो कि मुझे क्या कहना है। जानती तो हूँ, पर तुमसे सुनना चाहती हूँ। आई लव यू नेहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा बोलना, ये लंबे लंबे काले बाल मुझे हर वक्त याद आते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद अपने घर वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में सब बता देते हैं और घर वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। साथ ही नेहा और सम्राट की धूमधाम से शादी भी करवा देते हैं। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है। नेहा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। उसकी सास मधु अपनी बहू के गुण देखकर उससे बहुत खुश होती है। वक्त बीतता जाता है। एक दिन नेहा सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही होती है कि तभी उसकी नजर एक नए हेयर कट पर पड़ती है जो कि एक्सट्रीमली शॉर्ट हेयर कट होता है। वो जल्दी से सैलून जाकर नया हेयर कट करवा लेती है और जैसे ही घर आती है तो उसकी सास उसका ये नया रूप देखकर गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे नास बेटी, ये क्या करवा लिया तूने? अरे बेशरम, बेहया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करवाते हुए? क्या हुआ माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? कितना सेक्सी हेयर कट है ना मेरा, देखो। अरे मोई, तेरी सेक्सी की ऐसी की तैसी। तुझे किसने कहा था कि लड़कों की तरह बाल कटवा, वो भी एक तरफ से गंजी ही हो गई महारानी। माँ जी, क्या आप भी, आपको ना फैशन की ABCD भी नहीं पता। अरे इसे गंजापन नहीं कहते, बल्कि ये तो न्यू एक्सट्रीमली शॉर्ट हेयर कट है। अरे तू चली जा यहाँ से। नेहा अपने बालों को संवारती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही शाम को जब सम्राट ऑफिस से वापस घर आता है तो वो नेहा के बालों में लगाने के लिए गजरा भी साथ लाता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। नेहा माय डार्लिंग, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जी क्या लाए हैं आप, दिखाइए। जैसे ही वो गजरा नेहा को देने लगता है, उसका हेयर कट देखकर उसके हाथों से गजरा नीचे गिर जाता है और वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ बोलता है, नेहा ये तुमने अपने बालों का क्या हाल बना लिया यार। देखो, अगर ये कोई नकली विग है तो इसे फटाफट हटाओ। चलो, मुझे तुम ऐसी बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। सम्राट जी, ये कोई विग नहीं है, मैंने नया हेयर कट लिया है। क्या? तुम्हें ये सब करने की परमिशन किसने दी? हाँ बोलो। अरे तुमसे ज्यादा बाल तो मेरे हैं, ये देखो। और ये एक तरफ से चांद क्यों बना लिया? हाँ, मेरे बाल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मेरा मन किया तो मैंने करवा लिया, प्लीज गुस्सा मत होइए आप। तो आरती उतारू तुम्हारी? अरे चली जाओ यहाँ से, और तब तक मेरे सामने आने की कोशिश मत करना जब तक तुम्हारे बाल पहले जैसे ना हो जाएं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मधु भी उसे बात बात पर खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे नेहा के बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं और अब उसके बाल और भी ज्यादा अजीब लगने लगते हैं, क्योंकि उसके बाल एक तरफ से लंबे तो दूसरी तरफ से छोटे थे, जिसके चलते हर कोई उसका मजाक बनाने लगता है। साथ ही इस सब की वजह से नेहा डिप्रेशन में रहने लगती है और उसके बाल भी टूटना शुरू हो जाते हैं। साथ ही उसके सर पर अब बहुत ही कम बाल रह जाते हैं। ये सब देखकर एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, ये क्या हाल बना लिया तूने अपना? माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सब लोग मुझे देखकर मेरा बहुत मजाक बनाने लगे हैं। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। देख बहू, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। सब ठीक हो जाएगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर तू। अब मधु अपनी बहू का पूरा ख्याल रखती है। समय पर उसके बालों में तेल लगाती है, हेयर वॉश करती है
और साथ ही होममेड रेमेडीज का भी इस्तेमाल करती है, जिससे नेहा के बाल थोड़े ही दिनों बाद फिर से पहले जैसे लंबे, काले और घने हो जाते हैं। और अब वो कोई भी हेयर कट नहीं करवाती है, क्योंकि उसे ये बात समझ आ जाती है कि ज्यादा हेयर कट कराना हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये हेयर कट वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उसे जल्दी से ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।